बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ री जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को, जिसका नाम है फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हमने लास्ट में स्टडी किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनलिज्म को। फंक्शनलिज्म आपके पास बेसिकली सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंदर, और ये अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स में आते हैं। यहाँ पे हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये है क्या, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, इसके अलावा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ और इसने साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस की थी। सबसे पहले बात कर लें फंक्शनलिज्म की। तो फंक्शनलिज्म आपके पास बेसिकली इसकी डेफिनेशन और इसके मेन कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शनलिज्म जो है आपके पास मेन इसका जो फोकस होता है वो फंक्शन ऑफ माइंड पे होता है। जब हमने स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को। अब वहाँ पे हमने उसके स्ट्रक्चर की बात की थी, जबकि फंक्शनलिज्म क्योंकि आया ही स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में था तो इन्होंने बात की थी फंक्शंस पे। इन्होंने कहा था कि हम स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करते, हम कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट जो है उसके कॉन्शियस एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करते, हम स्टडी करते हैं जी फंक्शंस को। हम स्टडी करते हैं कि माइंड फंक्शन किस तरह से करता है। ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की थी कि माइंड किस तरह से काम करता है, व्हाट डज द माइंड डू, और माइंड करता क्या है, माइंड करता क्या है और हाउ डज इट वर्क, और किस तरह से करता है। ठीक है, उसके बाद इनका बिलीव था इनके जो स्ट्रक्चरलिज्म का बिलीव था एलिमेंट्री रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे, ये इस चीज़ को नहीं मानते थे, इस चीज़ को डिनाई करते थे कि ये जो रिजिड स्ट्रक्चर है माइंड का ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इनका बेसिक जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फंक्शनलिज्म जो होते हैं वो कहते हैं कि व्हाट इज़ थिंग फॉर। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो किसके लिए हैं। बेसिकली हमने जब अपनी रियल लाइफ में भी जो डेली लाइफ होती है इसमें भी हमें सुनने को मिलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रक्चर पे देखते हैं, किसी भी चीज़ को देख के कहते हैं कि ये हाउ ब्यूटीफुल इज़, ठीक है, ये कितनी खूबसूरत है या नहीं है, इस चीज़ों को देख रहे होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ये काम क्या करेगी, ये हमारे किस काम आ सकती है, या ये काम किस तरह से करेगी, इस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों लिया जाए, या क्या इसके फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमें इसको लेना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इसके स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया था माइंड के स्ट्रक्चर को, लेकिन जो फंक्शनलिज्म थे और फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया फंक्शन ऑफ माइंड को कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, कॉन्शियसनेस जो हमारे पास होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, वो क्यों होता है और वो क्या काम करता है। ठीक है, इन चीज़ों को स्टडी किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की करैक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक इसका यही आता है कि इन्होंने एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो है वो अपोज किया था। सेकंड वन, इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग थी, इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये चाहते थे कि हम माइंड और इसके जो कंटेंट है उसको स्टडी करें, उसके फंक्शंस को स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि माइंड के जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। उसके बाद इन्होंने इनके करैक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि इन्होंने नॉर्मल ह्यूमंस के साथ साथ इन्होंने एनिमल्स और इसके अलावा चाइल्ड, उसके अलावा एबनॉर्मल ह्यूमंस और एबनॉर्मल ह्यूमंस पे भी स्टडी की थी और रिसर्चेस की थी इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने जो करेक्टरिस्टिक्स इनका आ जाता है वो ये है कि दे एक्सेप्ट बोथ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर एज लेजिटिमेट सब्जेक्ट मैटर फॉर साइकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने कहा था ये दोनों जो हैं मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर, ये दोनों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर, और साइकोलॉजी इन दोनों एस्पेक्ट्स को ही स्टडी करती है। उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात क्यों की थी कि इंसान का जो माइंड होता है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, कि माइंड जो होता है वो फ्लो की सूरत में रहता है हमेशा, कभी भी वो स्टैटिक नहीं होता। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म ने स्टैटिक की बात की थी कि जो माइंड का एक स्ट्रक्चर है वो एक स्टैटिक कंडीशन में रहता है, जबकि
फंक्शनलिस्ट ने बात की थी कि माइंड जो होता है वो एक फ़्लो में रहता है, वो हमेशा चलता रहता है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करता रहता है, नई नई चीज़ों को देखता रहता है, ठीक है, और अलग तरीके से फंक्शन करता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की इन्होंने बात की थी कि हर इंसान जो होता है उसका लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेस पे उनका जो माइंड होता है वो डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा होता है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी और इन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी माइंड की ग्रोथ होती है और उतना ज़्यादा वो बेटर होता जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ पर बात की थी, इन्होंने कहा था कि जो कोई भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट या जो माइंड है उसके रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके कंपोनेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि उनके जो रोल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि ये फंक्शन ऑफ माइंड को स्टडी कर रहे थे, और माइंड का जो फंक्शन है वो क्या है, इनके मुताबिक माइंड का जो फंक्शन है वो ये है कि वो किस तरह से माहौल को अडॉप्ट करता है और किस तरह से फिर बिहेवियर को शो करता है, इस चीज़ को ये स्टडी करना चाह रहे थे। इसके अलावा इन्होंने इनका जो मेथड था वो एम्पेरिकल मेथड था और मोर एक्यूरेट था और मोर जो सिस्टमैटिक था एज़ कम्पेयर टू जो स्ट्रक्चरलिज्म थी उससे, ठीक है। तो इनकी एक ये भी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स की, तो ये हमारे पास इसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं, टोटल 7 कंट्रीब्यूटर्स हैं। मैं यहाँ पे जस्ट उन कंट्रीब्यूटर्स को डिस्कस करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के बानी हैं, यानी फाउंडर हैं, इन्होंने इस चीज़ को फाउंड किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये किससे इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने किसको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। आगे सबसे पहले इन्फ्लुएंस ये हुए थे जी डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो एवोल्यूशन की थ्योरी है डार्विन की, वो कहती है कि चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इंसान भी इवॉल्व होता है, इंसान के अंदर भी चेंजेस आती हैं माहौल के साथ साथ। जैसे जैसे माहौल चेंज होता है तो चेंजिंग आती रहती हैं इंसान के अंदर, चीज़ों के अंदर वो चेंज होती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, ठीक है, कभी एक फॉर्म में नहीं रहती। तो जो विलियम जेम्स थे वो इनकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे और इनका कहना भी था कि माइंड जो होता है वो स्टैटिक नहीं रहता, माइंड भी हमेशा चेंज होता रहता है, माइंड भी चीज़ों को अडॉप्ट करता रहता है, इसके फंक्शंस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी बेस पे जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। जिस तरह से हमारा माइंड अडॉप्ट करता है उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। तो जैसे ही हमारे माइंड जो एक्सपीरियंस होते रहेंगे हमारी लाइफ में, हम एक्सपीरियंस को फेस करते रहेंगे, तो हमारा माइंड जो है वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, हमारे अंदर चेंजिंग आएंगी और उन्हीं चेंजिंग्स की बेस पे हम आगे से बिहेवियर को शो करेंगे। ये था इनका मेन कॉन्सेप्ट जो डार्विन की थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद अगर इनकी बुक की बात की जाए तो इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने जो अप्रोचेस यूज़ की थी, सबसे पहली अप्रोच का नाम है जी फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल अप्रोच में आपके पास जो फंक्शनल अप्रोच है ये वही चीज़ है जो पहले मैंने बता दी है कि किस तरह से माइंड जो है वो अडॉप्ट करता है इन्वायरमेंट को और किस तरह से वो फंक्शन करता है। प्रेगमेटिक अप्रोच की बात की जाए तो प्रेगमेटिक का मतलब होता है कि आपने प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाना है और थ्योरेटिकल चीज़ों पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, ठीक है। तो प्रेगमेटिक अप्रोच जो है वो यही कहती है कि आपने प्रैक्टिकल वे में जाना है, आपने चीज़ों के फंक्शंस को देखना है, उनके पर्पस को देखना है और प्रैक्टिकली उनको अप्लाइड फॉर्म में उनको स्टडी करना है और उनको स्टैटिक फॉर्म में स्टडी नहीं करना, ठीक है, थ्योरेटिक फॉर्म में स्टडी नहीं करना। नेक्स्ट इनकी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इन्होंने डिस्कस की थी, या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन्होंने डिस्कस किए थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब के फ्लो का मतलब क्या है कि माइंड जो है हमेशा फ्लो में चलता है, फ्लो रहता है, जैसे पानी का एक बहाव होता है ना, वो चलते ही रहता है पानी, इसी तरह माइंड भी हमारा चलता रहता है, इसमें चेंजिंग आती रहती है, अडॉप्ट करते रहते हैं हम इन्वायरमेंट से। ये वही कंसेप्ट है जो मैं पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट इन्होंने दी थी मेथड जो यूज़ किया था इन्होंने अपनी स्टडीज़ में, वो ये था कि कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था। कंपैरेटिव मेथड क्यों यूज़ किया था? इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म का मेथड था इंट्रोस्पेक्शन उसको यूज़ किया था और उसके अंदर जो कमी क्या थी, ये कहा गया था कि जो वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन जो है वो कभी कभी आपसे जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल बात है, उसको जो है वो छुपा भी सकता है। तो यहाँ पे जो
आपके पास विलियम जेम्स थे, इन्होंने कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया था और इन्होंने कहा था कि हम इंट्रोस्पेक्शन के साथ अपनी जो ऑब्जेक्टिव मेथड है, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स हैं उनकी जो बातें हैं या उनका जो वो बताते हैं उनको भी लेकर, उनको भी यूज़ करके फिर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। यानी इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन भी यूज़ किया था, प्लस इन्होंने कहा था कि जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो भी यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है कि जो आउटसाइड ऑब्जर्वर हैं, जो सब्जेक्ट के साथ हैं, सब्जेक्ट के पीयर्स होंगे, सब्जेक्ट की फैमिली होगी, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इन्होंने दोनों को एक साथ यूज़ किया था, इसलिए इसको कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। उसके बाद एक आपके पास एक और चीज़ जो कि आगे से लीड करती है एक और स्कूल ऑफ थॉट को, इन्होंने जिस स्कूल ऑफ थॉट को इन्फ्लुएंस किया था वो ये टर्मिनोलॉजी थी हैबिट्स की। इन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को जो है वो डिफ़ाइन किया था कि हैबिट्स क्या होती हैं। हैबिट्स इन्होंने कहा था कि जो एक रिपीटेटिव बिहेवियर होता है हमारा, जब हम रिपीट करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी एक्टिविटी जब हम रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाएगी। इसी तरह बिहेवियरिज्म भी यही कहता है कि जब भी हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं विद एसोसिएशन विद समथिंग, ठीक है, रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट या समथिंग एज, तो वो क्या है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है, बिहेवियरिज्म भी यही कहता है। तो यहाँ पे जो हैबिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ये टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया था, ये आगे लीड करता है बिहेवियरिज्म को। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटर हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ जेम्स रोलैंड एंजल। ये आपके पास जो थे कंट्रीब्यूटर, इन्होंने डिफ़ाइन किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म को। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपके पास स्टडी करता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को, एलिमेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, जबकि फंक्शनलिज्म जो है वो फोकस करता है फंक्शन ऑफ माइंड को और फोकस करता है आपके पास कि आप किस तरह से, और फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि किस तरह से आप अपने माहौल को अडॉप्ट करते हैं। और ये कहते हैं कि जो रोल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट्स को स्टडी करना। उसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो दी थी वो ये थी कॉन्शियसनेस और अडॉप्टेशन की। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो माइंड होता है वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान एक मीडिएटिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब मीडिएटिंग का काम कैसे कर रहा होता है कि जो इन्वायरमेंट है आपका, पर्सन ने अगर उसको अडॉप्ट करना है, ऑर्गेनिज्म ने अगर उसको अडॉप्ट करना है, तो वो किस तरह से अडॉप्ट करेगा, इन्वायरमेंट से पैगाम आएगा, माइंड तक जाएगा, माइंड फिर आगे से ऑर्गेनिज्म को जो है वो ऑर्डर करेगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बिहेवियर को शो करेगा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है कि एज अ मीडिएटिंग काम कर रहा होता है। इसके अलावा एक और इनका पॉइंट था कि माइंड और बॉडी जो होती हैं आपके पास, इन्होंने कहा था कि जो माइंड होता है और जो बॉडी होती हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सेम एंटिटीज़ नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं वो आ जाते हैं जी हार्वे कार। हार्वे कार हमारे पास एंजल के स्टूडेंट थे, लेकिन इन्होंने उनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया था। चेंज किस तरह से किया था, इन्होंने कहा था कि जो माइंड और बॉडी होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, और ये दोनों जो होती हैं ये मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करती हैं। इनकी जो बुक थी, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, इनका नाम था स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी। उसके बाद इन्होंने जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दी थी, एक दी थी एडजस्टमेंट और दूसरी दी थी अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन आपके पास और एडजस्टमेंट में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये दिया था कि एडजस्टमेंट इज़ समथिंग कि हम इन्वायरमेंट के अंदर खुद को किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अडॉप्टेशन इज़ समथिंग कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से अपने लिहाज से अपने साथ जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं। यानी कि एडजस्टमेंट में हम अपने अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकें, इन्वायरमेंट में हम लोग जो है वो रह सकें। जबकि अडॉप्टेशन में क्या है कि हम इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर सकें। ठीक है, दोनों सूरतों में जो है एडजस्ट हमने ही करना है, लेकिन एक सूरत में हम लोग एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं और दूसरी सूरत में हम जो है खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बात की थी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे साथ होती हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो इनिशिएट होती है सेंसरी स्टिमुलस से। सेंसरी स्टिमुलस क्या है? सेंसरी स्टिमुलस बेसिकली आपके सेंस ऑर्गन से जो आप परसीव कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को, वो आपके पास सेंसरी स्टिमुलस होता है। यानी आप आंखों से कोई चीज़ देख रहे हो तो आंखों से परसीव कर रहे हो,
अब मैं अगर टेबल को देख रही हूँ तो वो मेरा एक सेंसरी स्टिमुलस है, और उसको देख के जब मेरे सेंसेस एक्टिव होंगे, एक्टिव होकर वो माइंड तक जाएंगे, और माइंड से फिर हमारे जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा, जो माइंड से पैगाम आएगा हम वही बिहेवियर को शो करेंगे। इसी तरह आपके पास ये कहता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनिशिएट होती हैं सेंसरी स्टिमुलस से, क्योंकि ये एज अ डोर वर्क करता है आपके माइंड का। उसके बाद है विच अफेक्ट बोथ मोटिव्स एंड बिहेवियर, जो कि आपके बिहेवियर और आपके मोटिव्स दोनों को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे अगर मैं टेबल की बजाय अगर मैं आपको स्नेक का कहती हूँ कि मैंने एक स्नेक देखा है, तो वो मेरा सेंसरी स्टिमुलस था, जब वो माइंड को गया तो मेरा जो मोटिव है वो भी अफेक्ट होगा, मेरा जो बिहेवियर है वो भी अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होगा? मेरा बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू जो टेबल को देखने का बिहेवियर के नतीजे में बिहेवियर आया था, और जो स्नेक को देखने के नतीजे में बिहेवियर आएगा, वो दोनों चेंज होंगे। दोनों में जो डिफरेंस पाया जाएगा, किस तरह से डिफरेंस पाया जाएगा? क्योंकि इस जो सेंसरी स्टिमुलाई है इसने अफेक्ट किया है मेरे मोटिव्स को और मेरे बिहेवियर दोनों को। उसके बाद बात कर लेते हैं जी इसके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म पे। तो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था ये थोड़ा कम क्रिटिसिज्म हुआ एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म, और क्योंकि ये एक कंपेरिकल अप्रोच थी, एक थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच थी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि इसने जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था, इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने फैक्चुअल स्टडी को, बेसिक स्टडीज़ जो हैं, थ्योरेटिकल स्टडीज़ हैं, इनको इग्नोर कर दिया और बहुत ज़्यादा फोकस अपना पुट कर दिया अप्लाइड साइकोलॉजीज़ के स्टडीज़ के ऊपर, प्रैक्टिकल स्टडीज़ के ऊपर, और फैक्चुअल स्टडीज़ को इन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरा जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये हुआ था कि इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ वो क्लियर नहीं है, प्रॉपरली तौर पर डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में आपके पास आ जाते हैं आपके कि इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन की, मैंने ऑलरेडी बता दी है कि विलियम जेम्स की जो हैबिट वाली आपके पास टर्मिनोलॉजी थी उसने आगे लीड किया बिहेवियरिज्म को। दूसरा इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया। तीसरा इन्होंने एनिमल बिहेवियर, इन्फेंट्स, चाइल्ड और मेंटल अबनॉर्मलिटीज़ रखने वाले पर्सनस को भी स्टडी किया, अपनी रिसर्चेस में शामिल किया और इनके ऊपर भी रिसर्च की। तीसरे नंबर पे इनका जो आ जाता है कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के जो मेथड है उसको, उसमें जो कमी थी, एक जो क्रिटिसिज्म किया गया था इंट्रोस्पेक्शन पे, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और उसके साथ उन्होंने एक और मेथड देकर, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसका नाम उन्होंने दिया था, उसको देकर इन्होंने उस मेथड को कहा कि आप इस मेथड को अपने डाटा कलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्चेस में यूज़ कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनर्स में यूज़ कर सकते हैं और अपने मेंटल टेस्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, और बिहेवियर को, ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फंक्शनलिज्म को, उसके कंट्रीब्यूटर्स को, उसके क्रिटिसिज्म को, उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन को साइकोलॉजी के अंदर, उसके करैक्टरिस्टिक्स को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।